एल्गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह एपिसोड नंबर 137 ऑफ BTTS नोवेल, जो कि होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम इसमें देखेंगे कि इस बैटल का रिजल्ट कैसे होने वाला है और जियान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उससे पहले जो लोग नए आए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में तुमसे ऐसे वीडियोस बिल्कुल मिस ना हो। चलो हम कर लेते हैं रिकैप। पिछले पार्ट में शुरुआत में तो जियान और जूनर के बीच का थोड़ा सीन चला था, जो आप पिछले एपिसोड में देख लेना, जिसके बाद जूनर की नजरें जाती है बिंगही पे। बिंगही भी जूनर को इंटिमिडेट करने की पूरी कोशिश करता है, पर वो समझ नहीं रहा था कि उसका पाला किससे पड़ा है। जिसके बाद एक दूसरे के अपोनेंट डिसाइड हो जाते हैं। बिंगही से फाइट करने वाला था वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन जो जूनर के साथ आया था। वहीं पे टियान ज़ुआनज़ी और चिंगहाई के साथ करने वाला है दूसरा ब्लैक क्लोड मैन फाइट। जियान और जूनर को संभालने की जिम्मेवारी आती है उस गैंडा के ग्रुप पे, लेकिन इससे पहले जियान एक्शन ले पाता, जूनर अपने कदम को आगे बढ़ाती है। उसने यूज करी थी अपनी गोल्डन फ्लेम। होना क्या था, बस एक ही अटैक में हॉल ऑफ सोल और आइस रिवर वैली के मैक्सिमम एक्सपर्ट्स इंजर्ड हो गए थे। इनमें से कई लोगों की जानें जा चुकी थी, लेकिन एक बात क्लियर है कि जूनर ने एक ही अटैक में इनकी बैंड बजा दी है। जो लोग बचे रह गए थे उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा जूनर से पंगे लें, इसलिए वो वहां से 9 तो 11 हो लेते हैं। तभी उस ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन ने चिंगहाई और टियान ज़ुआनज़ी को हरा दिया था। सीन शिफ्ट होता है बिंगही और उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन की फाइट पे। भले ही बिंगही चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन बड़े आराम से उसके अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। जिसके बाद उस सेल्डर की हंसी की आवाज आती है। वो कहता है बहुत खेल लिया, अब चल तू मेरी स्काई बरिंग सील को रिसीव कर। शुरुआत में तो बिंगही थोड़ा अलर्ट हो गया था, लेकिन जब ये नाम उसके दिमाग में रजिस्टर होता है तो फिर उसके दिमाग में पुरानी याद वापस आई थी। अचानक से उसके चेहरे पे एक हॉरर फ्लैश होता है। वो कहता है तुम लोग गूकलैंड से हो। यहीं से एपिसोड की शुरुआत भी होती है। वीडियो को एंड तक देखना, वरना बहुत कुछ तुमसे मिस हो सकता है। बिंगी की आंखें पॉज होती हैं जूनर पे, जो भी एम्प्टी एयर पे खड़ी हुई थी। अभी उसकी आंखों में शॉक बिल्कुल हाइड नहीं हो रहा था। गूकलैंड एक एंशिएंट फैक्शन है, ये अपने आप को हमेशा छिपा के रखते हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है जब इनकी अपीयरेंस सेंट्रल प्लेन्स में होती है, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में कोई भी एक्सपर्ट जिसने एक सर्टेन स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया है, वो समझ जाएगा कि गूकलैंड क्या चीज है और किस तरीके की टेरिफाइंग पावर को ये पोजेस करता है। जब से जूनर यहाँ पे अपीयर हुई थी, बिंगी लगातार उसके बैकग्राउंड के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कभी गूकलैंड की तरफ ड्रिफ्ट ही नहीं हुआ। आफ्टर ऑल ये क्लैन बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था। इस तरीके से पब्लिकली अपीयर होना ऐसा बहुत कम बार हुआ है। और तो और सेंट्रल प्लेन्स में ऐसे बहुत सारे हिडन फैक्शंस हैं जिनकी पावर आइस रिवर वैली से टक्कर ले सकती है, बट उनके फैक्शंस में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी पावर को रिवील नहीं करते। बट अगर ऐसे फैक्शन के साथ आइस रिवर वैली का कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जो पीसफुली रिजॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर आइस रिवर वैली को भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। बिंगी का एक्सप्रेशन एकदम ग्रीन हो जाता है। वो कहता है बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये गूकलैंड से। उसके लेवल पे जाके उसे गूकलैंड के बारे में थोड़ी सही इन्फॉर्मेशन मालूम थी। बाकी की चीजों को छोड़ भी दी जाए, बस अगर हम इतना ही समझ लें कि वो अपने रियल में जाके रह रहे हैं, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उनकी टॉप स्ट्रेंथ कहाँ पे है। अब जाके उसे फाइनली समझ में आ गया था कि जूनर ने वो बातें जितनी आसानी से कही थी वो एम्प्टी थ्रेट नहीं थी। गूकलैंड की अनफेथमेबल स्ट्रेंथ को देखते हुए उनकी आइस रिवर वैली को मिटाना बिल्कुल आम बात है। वहीं पे वो व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन बिंगी के एक्सप्रेशन को इग्नोर करता है। उसके हाथों का वो जेड ग्रीन ग्लो और भी डेंस हो गया था। एक मोमेंट के बाद ये लाइटनिंग स्पीड में एग्लोमरेट होता है। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गया था हाफ फुट बड़े जेड ग्रीन एनर्जी पाम में। इस पाम में कई डार्क ब्लैक स्कार्स भरे हुए थे, जिनमें से एक बहुत ही फ्राइटनिंग स्पेशल स्ट्रेंथ बाहर आती है। इस वजह से इस पाम के आसपास का स्पेस लगातार डिस्टॉर्ट हो रहा था। हम कई ब्लैक लाइंस को बनते हुए देखते हैं। जब फिस्ट इम्प्रिंट फॉर्म हो गया था तो उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन की आंखें जाती हैं बिंगी की तरफ। उसके मुंह से एक हंसने की आवाज आई थी। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है, वो अनयूजुअल सा पाम अटैक सामने शूट हो गया था। जहाँ से पास होता है स्पेस शीशे की तरह टूटता जाता है। जैसे ओल्ड मैन के हाथ से पाम अटैक आ गया था, ऐसा लगता है सिटी के आसपास की एनर्जी में कोलाहल मच गया है। आसमान के वो बादल भी चर्न होने लगे थे। बिंगी ने नेचुरली रेनाउंड गॉड सील के बारे में सुना हुआ था। उसका एक्सप्रेशन इमीडिएटली सॉलम हो जाता है। इस समय कुछ भी कहना बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। जिस तरीके का एक्साइटमेंट सामने खड़े व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन के चेहरे पे दिख रहा है, बिंगी जानता था कि उसे इस अटैक को रिसीव ही करना होगा। ये सोचने के बाद वो बिंगी अपनी दांतें वींचता है। उसके आईब्रोज के बीच का जो ब्लैक कलर स्नोफ्लेक था वो भी एकदम फ्लेकर हुआ था। अचानक से इसमें से ब्लैक कलर कोल्ची बाहर आने लगी थी। लाइटिंग स्पीड से बिंगी के हाथों में आइस कोल्ची एग्लोमरेट होती है। अचानक से झंझनाती है और उसके हाथ पे इकट्ठी हो जाती है काले रंग की आइस। भले ये काले रंग की बर्फ कुछ खास मिस्टीरियस न लग रही हो, बिंगी कहता है आइस जोन फोर्स फ्रीजिंग स्काई पाम। उसके हाथों में वो आइस पाम तुरंत ही फॉर्म होता है। बिंगी अपने पैरों को खाली हवा में पटकता है और उसकी बॉडी आगे बढ़ गई थी। नेक्स्ट इंस्टेंट में वो सील के सामने अपीयर हुआ था। सोलम एक्सप्रेशन के साथ वो भी अपने पाम को रूटलेस ही आगे शूट कर देता है। जैसा बिंगी ने सोचा था ये पाम वैसे ही मूव करता है। एट द सेम टाइम जो आसपास की कोल्ड लेयर थी वो भी वॉलेंट हो जाती है। इस बर्फ के बीच में एक फेटल पॉइजन होता है। अगर ये अटैक किसी इंसान की बॉडी से टकराता है तो उसकी बॉडी की दुखी बहुत जल्दी फ्रीज होने लगेगी। ये दोनों एक्सपर्ट्स मीटराइड की तरह एक दूसरे
के पास आते हैं, जिसके बाद हमें सुनाई देता है बैंग वाला साउंड। इस साउंड की लाउडनेस एकदम खतरनाक लेवल पे चली गई थी। पूरे आसमान में बैंग की साउंड गूंजने लगती है। आसमान में एक टेरिफाइंग एनर्जी का स्टॉर्म फैलता है। वहीं पे 100 मीटर से बड़ी बड़ी ब्लैक लाइंस ऐसे फैल रही थी जैसे जमीन में किसी ने गलियां क्रिएट कर दी हो। देखने से ऐसा लगता है जैसे आसमान ने अपना मुंह खोल दिया हो, जैसे लोगों के चिल फैल जाती है। एनर्जी स्टॉर्म फैलता है, नीचे एक हरिकेन बन गई थी। इसकी वजह से सिटी के चारों तरफ के पेड़ पौधे एकदम टूट फूट जाते हैं, जिसके बाद उस हरिकेन में उड़ने लगे थे। कई लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत आ गया है। जियान की स्टार्टर आंखें जाती हैं उन स्पेस क्रैक्स में जो भी आसमान में फॉर्म हो रहे हैं। वो कहता है सच में ये एनर्जी कोलिजन बहुत खतरनाक है। तो एलीट दो जोन के बीच की फाइट ऐसी होती है क्योंकि वो दो जोन में एडवांस हो चुका है, तो वो फील करता है कि यहाँ का स्पेस काफी स्टेबल है, बट फिर भी इस एक्सचेंज की वजह से यहाँ का स्पेस इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी अचानक से बैंग की एक और आवाज आती है। जैसे ही एनर्जी स्टॉर्म ने फैलना शुरू किया था, दो फिगर्स पीछे आते हैं। जब इनके पैर पीछे आ रहे होते हैं तो वो काफी दूरी तक हवा में घिसटते हुए गए थे। इनके पैर स्पेस के फैब्रिक को चीरते हुए जा रहे थे। वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन जिसने कई स्टेप्स को पीछे लेके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज किया था, उसकी आंखें दोबारा फोकस होती हैं बिंग जुनजे पे जो उससे भी पीछे जा चुका है। अचानक से व्हाइट हेड ओल्ड मैन हंसने लगा था। वो कहता है हा हा कितना एंजॉयबल है। आइसी रिवर वैली की आइजोन फोर्स सच में काफी यूनिक है। बिंगी की बॉडी शोक होती है, वो अपने आप को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करता है। उसका एक हाथ लगातार ट्रेम्बल हो रहा था, साथ ही उसकी आंखों में ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। सच में गॉड सील स्किल गूक्लैन की सीक्रेट टेक्निक कहलाने के लायक है। इसकी पावर इतनी टेरिफाइंग है। वहीं पे जब जुन्नर देखती है कि बिंगी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर उसकी दोनों आईब्राउज सिकुड़ गई थी। उसकी ब्राइट आंखें जाती हैं उस व्हाइट हेड ओल्ड मैन की तरफ। वो कहती है ओल्डन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ही जुन्नर ये बोलती है, वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन एकदम फोकस्ड मोड में आ जाता है। वहीं पे जब बिंगी जुन्नर के शब्दों को सुनते हैं तो उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो तुरंत ही कहता है मिस प्लीज वेट करो। ये सुन के जुन्नर के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो एक रिडिक्यूल के साथ कहती है क्या हुआ, अब क्या आइस रिवर वैली चीफ मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सुन के बिंगी के चेहरे पे कड़वाहट आ गई थी। उसकी आंखें जाती हैं टियान शुआनजी पे। अभी टियान शुआनजी ओल्ड हाई के साथ उस ब्लैक क्लोथ मैन को संभालने की कोशिश कर रहा था। बिंगी कहता है टियान शुआनजी कम बैक। जैसे बिंगी की स्टर्न आवाज टियान शुआनजी के कानों में जाती है, टियान शुआनजी जो कि जैसे तैसे करके सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी फोकस को वहाँ पे शिफ्ट करता है। उसके पास साथ में खड़े चिंघाई से कुछ बोलने का टाइम नहीं होता। टियान शुआनजी की बॉडी मूव होती है और वो फटाक से विड्रॉ करता है। कुछ ही फ्लैशेस के अंदर वो ऑलरेडी बिंगी के साइड में खड़ा हुआ था। वो एक लो अनसर्टेन आवाज में कहता है वैली चीफ, लेकिन बिंगी टियान शुआनजी को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। उसके दोनों हाथ क्लेंच हो गए थे। फिर भी सभी की स्टंट आंखों के सामने वो जुन्नर के सामने हाथ कप करके बोलता है आज के मामले में हमारी आइस रिवर वैली की गलती रही है। अगर हमने आपको किसी भी तरीके से ऑफेंड किया है तो फिर आइस रिवर वैली आपसे माफी मांगती है। जब साइड में खड़े टियान शुआनजी के कानों में शब्द जाते हैं तो उसका चेहरा डल हो गया था। उसने बिंगी को इस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं देखा। आखिर इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है। टियान शुआनजी भी कोई फूल नहीं था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उसे सिचुएशन समझ में आती है। अगर दूसरी पार्टी सिर्फ इन दो दोजन पर रिलाई कर रही होती तो फिर बिंगी की ये हालत नहीं होती। इस वजह से एक बात क्लियर है कि इस मिस्टीरियस यंग लेडी का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है। ये इतना खतरनाक है कि इससे आइस रिवर वैली की फट के हाथ में आ गई है। जैसे टियान शुआनजी ने विड्रॉ किया था, वो चिंघाई भी ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन से ज्यादा देर तक उलझा नहीं रह सकता था। वो बैटलफील्ड से भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है बिंगी तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम आइस रिवर वैली की इस तरीके से बेइज्जती करवाना चाहते हो। बिंगी चिंघाई को पूरी तरीके से इग्नोर करता है। हालांकि वो सच में वो फुल पॉइजन बॉडी को ऑब्टेन करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पे वो गूक्लैन को ऑफेंड कर रहा है, तो फिर यहाँ पे गिव अप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हॉल ऑफ सोल क्या गूक्लैन से टकरा सकता है। लेकिन इस बात की क्लैरिटी उसके दिमाग में थी कि उसकी आइस रिवर वैली गूक्लैन के सामने चींटी के बराबर है। बिंगी को इस तरीके से बिहेव करते हुए जूनर भी थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। वो एक डीप थॉट में चली जाती है। लगता है इस इंसान को जूनर की आइडेंटिटी के बारे में मालूम पड़ गया है। जूनर थोड़ी और देर तक सोचने के बाद देखती है जियान की तरफ। वो कहती है बिग ब्रदर जियान, उसके एक्शन क्या कह रहे हैं ये किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे डिसीजन को लेने वाला है जियान। भले जूनर के एक्शंस काफी सटल थे, लेकिन ये चीज बिंगी का ग्रुप नोटिस कर लेता है। उनकी सरप्राइज आंखें जाती हैं जियान की तरफ। ये एक्शन बता रहा है कि भले इस यंग लेडी का बैकग्राउंड कितना भी फ्राइटनिंग हो, लेकिन ये जियान को फॉलो कर रही है। बिंगी की आंखें फ्लैश होती हैं। वो अपने हाथों को कप करके सोलम आवाज में कहता है ब्रदर हमारी आइस रिवर वैली वो फुल पॉइजन लेडी के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जियान की आंखें भी शिफ्ट होती है बिंगी की तरफ। वो स्माइल करके बोलता है वैली चीफ आप कैसी जोक वाली बात कर रहे हो। ये मामला तो शुरुआत से ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुआ था। अगर वैली चीफ ने इस तरीके से बोला है तो फिर मैं जियान आपको डेफिनेटली परेशान नहीं करूंगा। जियान अपने दिल में समझता था कि बिंगी उसे इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है। क्लियरली इस पोलाइटनेस का कारण थी जूनर। आइस रिवर वैली सेंट्रल प्लेन्स रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ अभी जूनर अपने साथ लाई है, आइस रिवर वैली को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तो और गूक्लैन शायद ऐसी परमिशन जूनर को देगा भी नहीं। इस वजह से
आइस रिवर वैली को इस तरीके से डरा धमका देना ही काफी है। ऑफ कोर्स ये दुश्मनी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली। जैसे जियान उस लेवल की स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, आइस रिवर वैली को ब्याज के साथ इसकी प्राइस को पे करना पड़ेगा। बस जियान अभी गूगलन की स्ट्रेंथ को बोरो नहीं करना चाहता। जियान के शब्दों को सुन के बिंगही भी रिलीफ फील करता है। अभी जियान की स्ट्रेंथ बिंगही के फोकस के लायक नहीं है, लेकिन उसे गूगलन से काफी ध्यान से डील करना होगा। अभी वो चाहे कितना भी अनविलिंग फील कर रहा हो, लेकिन जूनर के इंटरवीन करने की वजह से उसे यहाँ से जाना ही होगा। जब नीचे खड़े लोगों की नजरें बिंगही के ऊपर पड़ती है तो फिर उसकी फिस्ट टाइट हो गई थी। फिर भी वो एक सोलम आवाज के साथ कहता है, आज जो ये मैस ही सिटी में क्रिएट हुआ है, मैं कुछ लोगों को इसे क्लीन करने के लिए बोलता हूँ। अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। ये कहने के बाद उसका ध्यान गया था जूनर की तरफ। वो एक सोलम आवाज में कहता है, यंग मिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मैटर हमारे रिलेशनशिप को खराब नहीं करेगा। बिंगही क्या कहना चाहता है जूनर भी समझती थी। वो भी स्माइल के साथ कहती है, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आज का मामला दोबारा क्रिएट ना हो, वरना जब मैं नेक्स्ट टाइम आइस रिवर वैली को विजिट करूंगी तो फिर तुम्हारी आइस रिवर वैली। बस यहीं पे जूनर ने अपनी धमकी खत्म कर दी थी। ये सुन के बिंगही का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो जैसे तैसे अपने चेहरे पे स्माइल लाता है। एक के चेहरे पे उसके पीछे का स्पेस हो गया था डिस्टॉर्ट, जिसमें बिंगही और वो टियान शॉन्जी एंटर करते हैं। चिंघाई की डिजेक्टेड आंखें देखती हैं बिंगही के ग्रुप को और फाइनली उसके चेहरे पे पैनिक शो होता है। उसकी बॉडी मूव होती है और उसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो मूव होने वाला था, उसके दोनों साइड में अपीयर हुए थे तो ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन। दोनों के हाथ जाते हैं बिंगही के कंधे पे। वो कहते, तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो? लेकिन चिंघाई की फ्यूरियस आवाज को सुन के तो जियान के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ गई थी। ऑफ कोर्स उसकी स्माइल में एक ऐसी कोल्डनेस छिपी हुई थी। आइस रिवर वैली के साथ जियान की कुछ खास बड़ी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हॉल ऑफ सोल के साथ तो ऐसी सिचुएशन है कि या तो हॉल ऑफ सोल रहेगा या फिर जियान। बिंगही के ग्रुप को यहाँ से जाना अलाउड था, लेकिन ये सेम कंडीशन चिंघाई के ऊपर लागू नहीं होती। चिंघाई की बॉडी की पूरी दुखी उस व्हाइट हेड ओल्ड मैन और उसके पार्टनर ने सील कर दी थी। कंडीशन ऐसी थी कि वो अपने शरीर को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा था। वो एक बार फिर से स्ट्रगल करने की कोशिश करता है, लेकिन एस्केप नहीं कर पाता। अचानक से उसकी फियर्स आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कोल्ड आवाज में कहता है, अगर तुमने मुझे हर्ट किया तो फिर इसका सीधा मतलब है कि तुम हमारे हॉल ऑफ सोल से दुश्मनी कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन हॉल ऑफ सोल को ऑफेंड करना बहुत ही फूलिश एक्शन है। चिंघाई के शब्दों को सुन के व्हाइट हेड ओल्ड मैन के चेहरे पे स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गया था। वो हंस के कहता है, व्हाट एरोगेंट वर्ड्स, क्या वो हॉल ऑफ सोल इतना ग्रेट है? जियान का ग्रुप भी खाली हवा में पैर आगे बढ़ाता है। फाइनली वो अपीयर हुआ था चिंघाई के सामने। जियान एक स्माइल के साथ कहता है, अगर मैं तुम्हारे लिए मुसीबतें ना भी खड़ी करता तब भी तुम्हारा हॉल ऑफ सोल मुझे जाने नहीं देता। इस वजह से तुम्हारी ये धमकियां मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। यहाँ तक कहने के बाद जियान का ध्यान जाता है चिंघाई के साइड में। वो उन दोनों ओल्ड मैन को देख के हाथ कप करके कहता है, दोनों एल्डर्स, मैं आपको ट्रबल करना चाहूंगा। जियान के एक्शन को देख के वो दोनों स्माइल करते हैं। वो ब्लैक क्लोथ एल्डर हाथ वेव करके बोलता है, ये तो हमारे मिस के ऑर्डर्स हैं, तुम्हें हम दोनों को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। यह देख के जूनर भी स्माइल करती है। उसकी आंखें जाती हैं चिंघाई की तरफ, जो काफी विशेष तरीके से उसे देख रहा होता है। जूनर कहती है, बिग ब्रदर जियान, तुम इस हॉल ऑफ सोल के ऑनरेबल एल्डर से कैसे डील करना चाहते हो? जियान भी थोड़ी देर तक सोचने के बाद सजेशन देता है। वो कहता है, चलो इसे सील कर देते हैं। एक ऑनरेबल एल्डर कोई ऑर्डिनरी प्रोटेक्टर नहीं है। इसे लूज करने पे हॉल ऑफ सोल को भी दर्द होगा। जब मैं फ्यूचर में टीचर को रेस्क्यू करूंगा तब ये कुछ न कुछ यूज में आएगा। जियान के शब्दों को सुन के चिंघाई का एक्सप्रेशन बहुत फेरोशियस हो गया था। वो एक डेंस कोल्ड हंसी के साथ बोलता है, तुम लोग मुझे सील करना चाहते हो? जाओ सपने देखो। उसका चेहरा अचानक से लाल हो गया था। वहीं पे उसके शरीर की दुखी दोनों एल्डर्स के कंट्रोल से बाहर जाना चाहती थी। चिंघाई के चारों तरफ एक एनर्जी का सोर्ड बनने लगता है। चिंघाई के अपीयरेंस को देख के जूनर का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो जियान को ग्रैब करके लाइटनिंग स्पीड में विड्रॉ करती है। वो कहती है, बी केयरफुल, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है। अभी ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन और उस व्हाइट हेड ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन भी सिंक हो गए थे। उन दोनों के हाथ दोबारा से चिंघाई की बॉडी पे प्रेस होते हैं। चिंघाई के शरीर से लगातार ग्रह की साउंड्स बाहर आ रही थी। उसकी बॉडी हल्के से ब्लड करके फॉग को रिलीज करने लगी थी। इस सीन को देख के वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, हम इसे रोक नहीं सकते, ये हॉल ऑफ सोल का यूनिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मेथड है। हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिला के उनकी बॉडी मूव करती है। वो तुरंत ही विड्रॉ कर गए थे। जैसे ही दोनों ओल्ड मैन दूर गए थे, चिंघाई की बॉडी से निकलने वाला वो ब्लड फॉग और भी डेंस हो जाता है। उसकी दोनों आंखें आई सॉकेट से बाहर आ गई थी। इनमें से ब्लड के थ्रेड्स बाहर जाते हैं। एक वाइल्ड टेरेनिकल एनर्जी उसके बॉडी के चारों तरफ घूमने लगी थी। ये एनर्जी इतनी वायलेंट थी कि इसके आसपास का स्पेस भी लगातार डिस्टॉर्ट होता है। चिंघाई की पूरी बॉडी लाल हो जाती है। एक मूवमेंट के बाद बैंग साउंड के साथ एक शॉकिंग एक्सप्लोजन हुआ था। उसका फ्रेश एक्सप्लोड होता है और एक फ्राइटनिंग एक्सप्लोसिव एनर्जी आसमान में फैलने लगती है। इस फ्राइटनिंग एनर्जी की हरिकेन के अंदर इवन जियान के ग्रुप को भी अपनी बॉडीज को श्रिंक करना पड़ता है। एक एलीट दोजन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत खतरनाक था। अगर इस तूफान में इनकी बॉडीज चली जाती हैं तो फिर इनकी हालत भी काफी मिजरेबल हो जाएगी। आसमान में एनर्जी का तूफान करीब 4 मिनट के लिए रहता है, जिसके बाद ये ग्रेजुअली बिखर गया था। अभी जो आसमान का डार्क कलर हो रखा था वो अचानक से गायब हो जाता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अभी उसकी आईब्राउ सिकुड़ गई थी। उसकी आंखें जाती हैं उस एक्सप्लोजन की जगह पे। जियान ने नहीं सोचा था कि ये
फेलो इतना रूथलेस होगा। अभी जियान ने उसे कुछ खास धमकियां भी नहीं दे पाई थी और इसने पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। साइड में खड़े टियान हो जुंजे अपने सिर को हिला के बोलते हैं, एक एलीट दोस्तों इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इस तरीके का सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिर्फ फिजिकल बॉडी को तबाह करेगा। अगर ये यहाँ से भागने में सक्सेसफुल रहता है तो फिर हॉल ऑफ सोल के लिए इसकी दूसरी बॉडी को क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। टियान जुंजे इस चीज का खुद प्रमाण थे, इस वजह से उनके शब्द एक अथॉरिटी को रखते थे। साइड में खड़ा जियान भी साय करता है। ये सारी पुरानी लोमड़ियां काफी चालाक होती हैं। जियान को साय करते हुए देख जूनर स्माइल करती है। वो कहती है ऐसा तभी होगा जब इसकी सोल एस्केप करेगी। ये सुन के जियान का ध्यान जाता है जूनर की तरफ। अचानक से जूनर की आंखें गोल्डन हो जाती हैं। इनमें से एक हल्का सा गोल्डन ग्लो शूट हुआ था। जूनर की आंखें पूरे आसमान की तरफ घूमती हैं। एक पल के बाद उसकी नजर पॉज होती है खाली जगह पे। जूनर की एक आईब्रो लिफ्ट हो गई थी। उसकी बॉडी मूव होती है और अगली बार वो जहाँ अपीयर हुई थी वो वही जगह थी जहाँ पे वो देख रही थी। उसका हाथ जैसे एक गोल्डन ग्लो ने सराउंड करके रखा था, उस सामने के खाली स्पेस में स्मैश कर दिया जाता है। स्पंज की वजह से स्पेस में रिपल्स क्रिएट होती हैं। ये बीच में ही फट जाता है और एक पाम साइड स्पेशल क्रैक अपीयर हुआ था। जैसे ही स्पेशल क्रैक लाइन अपीयर हुई थी जूनर का हाथ कर्ल हो गया था। इस हाथ में से एक भयानक सी सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। अचानक से जियान के ग्रुप के कानों में आवाज जाती है किसी के चीखने की, जिसके बाद एक इल्यूजनरी सी सोल बॉडी स्पेशल क्रैक में से खींच ली गई थी। ये स्पिरिचुअल बॉडी जस्ट अपीयर हुई थी, तुरंत के बाद इसका फियर्स पंच लॉन्च होता है जूनर की तरफ। लेकिन जैसे ही पंच उस गोल्डन फ्लेम के कांटेक्ट में आया था, इसमें से सिजलिंग साउंड बाहर आता है और सोल बॉडी की मिजरेबल चीखने की आवाज आसमान में फैलती है। जूनर स्माइल करती है। एक इशारे पे दोबारा से गोल्डन कलर्ड फ्लेम बाहर आई थी। फाइनली ये रैप कर ली थी चिंगहाई की स्पिरिट को। चिंगहाई की स्पिरिट बॉडी के चारों तरफ गोल्डन कलर्ड फ्लेम घूम रही थी। तभी जूनर के दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। सामने की गोल्डन फ्लेम श्रिंक होती है। दोबारा से चिंगहाई के चीखने की आवाज आई थी। एक मोमेंट के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है गोल्डन कलर के क्लस्टर में। जूनर फटाक से इस गोल्ड फ्लेम के क्लस्टर को पकड़ती है, जिसके बाद वो लैंड हुई थी जियान के साइड में। वो जियान को इस क्लस्टर को देती हुए कहती है, बिग ब्रदर जियान ये मैं आपको देती हूँ। जियान इस लाइट क्लस्टर को रिसीव करता है। उसकी आंखों में एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जैसे ही उसने फॉलन हार्ट फ्लेम की स्ट्रेंथ को बोरो किया था तब वो एक सोल बॉडी को सेंस कर पा रहा था, बट इशू ये था कि वो स्पेशल क्रैक से सोल बॉडी को बाहर नहीं निकाल पाता। अनएक्सपेक्टेडली ये जूनर ने करके दिखा दिया। जियान अपनी स्टोरी रिंग से एक जेड बोतल को बाहर निकालता है। इस सोल बॉडी को अंदर डाल के उसने बोतल के कवर को कवर कर दिया था फॉलन हार्ट फ्लेम से। इस पूरी जेड बोतल को ही कवर कर लेती एक सर्कुलर इनविजिबल फ्लेम, जिसके बाद ये जेड बोतल वापस से स्टोरेज रिंग में पहुंच गई थी। एक डोजन क्लास की सोल उसके लिए फ्यूचर में काफी यूजफुल होने वाली थी। जूनर की आंखें भी फोकस होती है इस फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ। वो अपने मुंह को कवर करके हंस के बोलती है, फॉलन हार्ट फ्लेम क्या गुस्से की वजह से फ्रस्ट्रेटेड जियान ने उछल उछल के डांस नहीं किया? जियान हेल्पलेस होकर अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है अगर तुम इस बार अपीयर नहीं हुई होती तो मेरे लिए इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। जियान की बात को सुनकर दोनों ओल्ड मैन के चेहरों पे स्माइल आ गई थी। वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन कहता है, जैसे ही तुम सेंट्रल प्लेन्स रीजन में आए थे यंग मिस को उसकी खबर मिल जाती है। इस खबर को जानने के बाद यंग मिस सारे मामलों को इग्नोर करती है। वो हम दोनों को जियो रियल्म से बाहर लेके आ गई थी। आधे सेंट्रल प्लेन्स को क्रॉस करके ही हम यहाँ पे आ पाए हैं। अच्छी बात है कि तुम सही हो, वरना यंग मिस गुस्से की वजह से एक्सप्लोड ही हो जाती। हाँ, आज से पहले मैंने यंग मिस को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। ये सुन के जूनर का चेहरा हो गया था एकदम टमाटर की तरह लाल। वो कहती है, ओल्ड मैन क्या बात कर रहे हो? जूनर के ऐसा एक्सप्रेशन को देख के वो ओल्ड मैन अपने हाथ को वेव करके बोलता है, ठीक है मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। जब जूनर इस तरीके से छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती है तो व्हाइट हेड ओल्ड मैन अपने कंपेनियन की तरफ देखता है। दोनों ही अपने दिल में साय करते हैं। जियो रियल में जूनर हमेशा एक्सप्रेशनलेस बिहेव करती है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो जब यंगर जनरेशन की वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आई हो। उसके कोल्ड और इंडिफरेंट मैनर्स को देख के, जिसमें जूनर का स्पेशल स्टेटस भी ऐड हो जाता है। वो क्लैन के अंदर कोई गॉडेस जैसी थी। उसके पास आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इन दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि जूनर, जो कि हमेशा आइसी माउंटेन गॉडेस की तरह बिहेव करती है, वो जियान के सामने आके इस तरीके से बच्चियों की तरह बिहेव करेगी। इस सीन को देख के वो दोनों ही खुश और हेल्पलेस फील कर रहे थे। आखिरकार जूनर की जो पोजीशन गुक्लैन में है उसे देखते हुए जियान का उसके साइड में खड़ा होना काफी डिफिकल्ट है, भले ही वो उस इंसान का डिसेंडेंट क्यों ना हो। खैर, फ्यूचर में क्या होगा ये तो भूल ही जाओ। अगर गुक्लैन के लोगों को ये मालूम पड़ता है कि जूनर जियान को लेके कैसी फीलिंग्स को रखती है तो एक बहुत ही बड़ी वेव को क्रिएट कर देगा, जिसके बाद जो गुक्लैन के यंग जीनियस हैं उनकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाएंगी और इन सभी का टारगेट होगा जियान। सीन शिफ्ट होता है जियान की तरफ। जब वो देखता है कि जूनर का चेहरा किस तरीके से लाल हो गया है तो उसके चेहरे पे भी मुस्कान की चमकान आ जाती है। वो काफी टच्ड फील कर रहा था। भले ही जूनर और वो काफी दूर रहते हो, लेकिन जूनर हमेशा जियान के ऊपर ध्यान देती आई है। इन दोनों की फीलिंग्स भी काफी डीप हो चुकी हैं। इस बारे में सोच के जियान बहुत प्राउड भी फील करता है। आखिरकार जूनर का कैरेक्टर इस तरीके के लोटस जैसा है जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता, पर ऐसे उसकी ब्लड लाइन की वजह से, बट नॉर्मल चीजों की वजह से उसके इमोशंस बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होते थे। भले ये बातें अपोजिट सेक्स के बीच में हो, लेकिन जूनर के दिल को बहुत कम चीजें टच करती थी। अच्छी बात है कि जब तक इस फ्यूचर गॉडेस के इमोशंस पूरी तरीके
तरीके से हार्ड होते हैं। जियान ने इसके दिल में अपना इम्प्रिंट पहले ही छोड़ दिया है। इस इम्प्रिंट को रिमूव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस इम्प्रिंट की वजह से ही जियान अल्टीमेटली लोगों के दिलों की इस परफेक्ट गॉडेस को अपने गले लगा पाया है। अगर इन दोनों ने अपना बचपन साथ में नहीं गुजारा होता और चीजें बिल्कुल नॉर्मली प्रोग्रेस होती तो फिर जियान और जुनर के बीच में कुछ खास सोशल कनेक्शन भी नहीं था। जैसे जैसे जुनर और भी मेच्योर होती जाती उसके दिल में शायद ही कोई एंटर कर पाता। खैर कोई भी अगर जैसी चीज होती नहीं है। जुनर के दिल में ऑलरेडी जियान बस चुका है। जैसे जुनर के कानों में जियान को लेकर कोई भी मामला जाता है तो उसकी वो कोल्ड और इंडिफरेंट अपीयरेंस पूरी तरीके से ढह जाती है। इन्हीं चीजों की वजह से दोनों एल्डर्स भी साई कर रहे थे। जियान अपने झंझनाते सर को रफ करता है। स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज को पूरी तरीके से यूज करने का ये कॉन्सिक्वेंस है। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है शाओ शियान की तरफ जो थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई थी। वो कुछ कहने वाला होता है तभी वो देखता है कि लिटिल फेई डॉक्टर और जुनर की नजरें एक दूसरे से टकरा रही हैं। उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही थी कि आसपास का टेम्परेचर धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। हमें किसी के काफ करने की आवाज जाती है। जियान थोड़ा सा खांसने के बाद देखता है जुनर और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो जुनर से कहता है ये लिटिल फेई डॉक्टर है। ये कहने के बाद उसका ध्यान गया था शाओ शियान की तरफ। वो कहता है ये जुनर है। जियान के इंट्रोडक्शन को सुन के शाओ शियान और जुनर दोनों ही स्माइल करते हैं। हम इन दोनों के पैर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फिर होना कहता है इन दोनों के हाथ आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ही गॉडेस एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। सीन को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल तो आ गई थी लेकिन अगली मूवमेंट में स्टिफ पड़ जाती है। वो सेंस करता है कि लिटिल फेई डॉक्टर के हाथों से ग्रेस दुखी बाहर आ रही है। वहीं पे गोल्डन फ्लेम फ्लो कर रही होती है जुनर के हाथों में। फर्स्ट मीटिंग में ये दोनों आउटस्टैंडिंग लेडीज एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने लगी हैं। जहाँ पे इन दोनों के हाथों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया था उस स्पॉट पे ग्रे कलर की दुखी और गोल्डन कलर की फ्लेम एक दूसरे से चुपचाप से कोलाइड होती है। लेकिन इसमें कोई भी साउंड अपीयर नहीं होता। ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे से मिलने लगी थी। अगर हम ध्यान से सुने तो इसमें से हल्की सी सिजलिंग साउंड्स बाहर आ रही थी। अचानक से हुए इस चेंज की वजह से वो दोनों ओल्ड मैन भी स्टार्टर्ड हो गए थे। वो तुरंत ही आगे बढ़ के इंटरवीन करना चाहते थे लेकिन थोड़ी और देर तक हेजिटेट करने के बाद वो रुक जाते हैं। जब उनकी आंखें लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर जाती हैं तो उनमें एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। शाओ शियान की अपीयरेंस या फिर डिमीनर जुनर से बिल्कुल लूज नहीं करती लेकिन जो चीज इन दोनों को सरप्राइज कर रही थी वो थी शाओ शियान की स्ट्रेंथ। इतनी यंग एलीट दोजन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो जियान की तरफ देख के सोचती है आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है। इसके पीछे इतनी सारी आउटस्टैंडिंग लेडीज पड़ी हुई हैं। लिटिल फेई डॉक्टर और शाओ शियान के बीच के इस बैटल को देख के सिमिलरली जियान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे। वो तुरंत ही अपने हाथों को आगे बढ़ा के बोलते तुम दोनों क्या कर रहे हो। जब उसके हाथ इन दोनों लेडीज को दूर करने के लिए आगे जा रहे थे तब उन दोनों लेडीज के हाथ भी विड्रॉ कर लेते हैं। साथ ही में ग्रे कलर की दुखी और वो गोल्डन कलर फ्लेम भी चुपचाप से बिखर गई थे। जुनर चुपचाप से स्टेप को पीछे लेती है। वो अपने हाथ को रफ करके एक स्माइल के साथ बोलती मैंने काफी टाइम से बिग सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर की वो फुल पॉइजन बॉडी के बारे में सुना है। इसकी स्ट्रेंथ को देख के मैं जान गई हूँ कि ये अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। हाउएवर बिग ब्रदर जियान का ध्यान रखने के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लिटिल फेई डॉक्टर भी वार्म स्माइल के साथ रिप्लाई करती है मैंने भी जियान के मुंह से तुम्हारा नाम कई बार सुना है। तो मैं देख के मैं फाइनली समझ गई हूँ कि तुम्हें हेवंस भी ब्लेस करते हैं। तभी मैं कहूँ कि तुम उसके दिमाग में लगातार कैसे रहती हो। भले इन दोनों लेडीज की कन्वर्सेशन काफी वार्म लग रही हो लेकिन जियान इस कन्वर्सेशन में एक अनयूजुअल सा एटमॉस्फेयर सेंस कर पा रहा था। उसके अंदर एक बिटर फीलिंग आती है। ये दोनों ही लेडीज काफी प्राउड थी। एक के पास वो फुल पॉइजन बॉडी जैसा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो दूसरे के पास दूधी की ब्लड लाइन। अब क्योंकि दोनों मिल गए हैं तो ये एक दूसरे के सामने बिल्कुल हार नहीं मानना चाहती। कैसी को आउटस्टैंडिंग लेडीज के बीच की अपोजिशन कहा जा सकता है। जियान अपने सिर को हिलाते हुए हेल्पलेस आवाज में कहता है ठीक है यहाँ का मामला खत्म होता है। हम चलो रेस्ट के लिए चलते हैं। वैसे भी ये जगह ज्यादा समय तक रहने के लिए सही नहीं है। जियान की बात को सुन के शाओ शियान और जुनर नोट करते हैं। इन दोनों को एग्री करते हुए देख जियान की बॉडी मूव हुई थी। वो फाइनली लैंड करता है ई क्लैन के मैनर में। ऑफ कोर्स सभी की आंखों के सामने जुनर का ग्रुप भी जियान को फॉलो कर रहा था। जब जियान की टोली नीचे आ गई थी सिटी में अप्रोर फैलना शुरू हो जाता है। आज की सोल स्टरिंग बैटल की चर्चाएं पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैलने वाली हैं। जैसे ही जियान का ग्रुप ई क्लैन मैनर में लैंड करता है यीजोंग और बाकी के ई क्लैन के मेंबर्स तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। आज की बैटल में यीजोंग ने फाइनली जियान की ट्रू एबिलिटीज को देख लिया है। इवन आइस रिवर वैली जैसा फैक्शन भी जब वो अपनी पूरी पावर को यूज करता है उसके बाद भी उसे मेजरेबल तरीके से विड्रॉ करना पड़ता है। इससे जियान की स्ट्रेंथ क्लियर होती है। हालांकि बैटल की ऐसी एंडिंग इसलिए हो पाई क्योंकि जियान की रीइंफोर्समेंट इतनी पावरफुल थी लेकिन इतने टेरिफाइंग लेवल के हेल्पर्स को इकट्ठा करना भी जियान की स्ट्रेंथ में ही शामिल होगा। जब शिंगलैन देखती है कि जियान बिल्कुल सही है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहती है बिग ब्रदर जियान क्या आप ठीक हो। जियान स्माइल करके नोड करता है। वो जुनर की तरफ पॉइंट करके शिंगलैन से बोलता है ये जुनर है। आई थिंक तुमने इसके बारे में सुना होगा। शिंगलैन अपने मुंह को कवर करके हंस के बोलती है ये तो पान गेट के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। क्योंकि मैं खुद भी पान गेट की मेंबर हूँ तो आखिर सीनियर जुनर के बारे में मैंने कैसे नहीं सुना होगा। इस रिप्लाई को सुनकर जुनर भी स्टार्टल्ड हो जाती है। उसके एलिगेंट चेहरे पे आ गई थी स्माइल। ये स्माइल ऐसी थी कि इसे देखे ई क्लैन की यंगर जनरेशन के मेंबर्स की हार्ट रेट तेज हो गई थी। जुनर कहती है तो तुम भी इनर
एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। जियान का ध्यान जाता है यीजोंग की तरफ। वो कहता है एल्डर यीजोंग, क्या आप हमारी बात करने के लिए एक जगह को तैयार कर दोगे? इस रिक्वेस्ट को सुनकर यीजोंग नोट करते हैं। वो कहते हैं हाँ मिस्टर जियान, आपको सच में जोक करना आता है। इतने छोटे से काम में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहने के बाद वो जियान को पर्सनली आगे ले जाने लगे थे। जियान भी स्माइल करता है। वो जूनर और लिटिल फेई डॉक्टर को लेके आगे बढ़ गया था और उसके पीछे होते हैं बाकी के लोग। कोर्टयार्ड वी क्लैन के मेंबर्स से भरा हुआ था। जब यंगर जनरेशन के मेंबर्स की आंखें आती हैं दोनों लेडीज पे, जिनके अलग अलग तरीके के चार्म थे, इनके चेहरे पे एनिवियस एक्सप्रेशन आते हैं। अगर किसी इंसान के पास ऐसी एक भी लेडी होती है तो उसके ऊपर तो जैसे सीधा हेवंस का हाथ है। लेकिन जियान तो यहाँ पे दोनों को एंजॉय कर रहा है। जिस तरीके से ये लोग दिखते थे, यहाँ तक आने के बाद जियान की लाइफ में क्या ही रह गया है। खैर ये लोग क्या सोच रहे हैं, जियान को इस बारे में घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यीजोंग को फॉलो करते हुए ये लोग ये क्लैन के मीटिंग रूम में आ जाते हैं। यीजोंग चुपचाप से बाकी के मेंबर्स को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। जब जियान का ग्रुप अपनी सीट्स को ले चुका था तो वो भी इस रूम से बाहर चले गए थे। जब जियान चेयर पे बैठ गया था, फाइनली उसे रिलैक्स करने का मौका मिलता है। इस भयानक बैटल की वजह से अब वो पेन उसकी बॉडी में फील होने लगा था। स्काई 5-3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के कॉन्सिक्वेंस काफी खतरनाक होते हैं। अगर उसकी बॉडी शुरुआत से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो फिर जियान यहाँ पे तो चल के भी नहीं आ पाता। साइड में बैठी जूनर टी कप को जियान की तरफ खिसका के बोलती है, बिग ब्रदर जियान, आपके आगे की क्या प्लान्स हैं? ये सुन के जियान के जो हाथ टी कप को होल्ड कर रहे थे उनकी ग्रिप टाइट हो जाती है। हम उसकी डार्क आंखों में एक चिल फ्लैश होते हुए देखते हैं। जियान कहता है मुझे हॉल ऑफ सोल से टीचर को रेस्क्यू करना होगा। जियान के आंसर को सुन के जूनर के चेहरे पे कोई सरप्राइज नहीं आया था। वो एक सॉफ्ट आवाज में इंक्वायर करते हुए बोलती है, बिग ब्रदर जियान, आपके टीचर का नाम याओ जुनजे होगा, जो कि पहले याओ चेन के नाम से फेमस थे। गुक्लैन में लौटने के बाद जूनर ने थोड़ी रिसर्च करी थी। इस वजह से मास्टर याओ लाओ की आइडेंटिटी के बारे में उसे पता था। जियान हल्के से नोट करता है। तभी हमारी कानों में आवाज जाती है, याओ चेन। बगल में बैठे वो ब्लैक क्लोथ ओल्ड मैन इस नाम को सुन के स्टार्टर्ड हो गए थे। इमीडिएटली उनकी सरप्राइज से भरी आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली वो तुम्हारा टीचर है। उस ओल्ड फेलो की पिलरिफाइनिंग स्किल्स को इस पूरे द्वीप की कॉन्टिनेंट में कोई मैच नहीं कर सकता। इस बात को सुन के दूसरी तरफ बैठा वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन भी हंसने लगा था। उसका चेहरा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी पहले याओ चेन से कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन उस समय हम दोनों ही दोजोंग लेवल पे ही थे। जियान स्माइल करता है। उसकी आंखें जाती हैं जूनर की तरफ जो कि डीप थॉट में चली गई थी। जियान कहता है क्या हुआ? जूनर थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद बोलती है, आज के मामले के बाद हॉल ऑफ सोल आपके खिलाफ कोई न कोई प्रिकॉशन को जरूर लेगा। हो सकता है जहाँ पे याओ चैन को रखा गया हो उन्हें वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आप मिस्टर याओ चैन को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे जाते हो तो आप अपने आप को वहाँ पे सिंपली डिलीवर कर रहे होगे। तभी हम सुनते हैं उस व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन की आवाज। वो कहता है तुम्हें हॉल ऑफ सोल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हॉल ऑफ सोल और मेरी गुक्लैन के बीच में कई बार फाइट्स हुई हैं। भले ही हमने खूब सारे ब्लोज को उनके साथ एक्सचेंज किया हो, लेकिन फिर भी उनके कोर को कोई नुकसान नहीं हुआ। भले ही तुम्हारे साइड में दोनों दोजन हो, लेकिन अगर तुम उनकी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए याओ चैन को रेस्क्यू करना चाहते हो तो ये काम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तुम्हें इस मामले को लेकर अच्छे से प्लान करना चाहिए। वो जियान को रिमाइंड करते हुए कहते हैं, यंग मिस यहाँ पे ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। उन्हें 10 दिन के अंदर ही क्लैन में वापस लौटना होगा। हमारे गू क्लैन के लिए तुम्हारा स्टेटस थोड़ा यूनिक है। इस वजह से जब तक तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ ना हो जिससे तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, तुम्हें गू क्लैन से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सुन के जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। हालांकि वो इस यूनिक पॉइंट के बारे में अनसर्टेन था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि गू क्लैन और शाओ क्लैन के बीच में कोई न कोई रिलेशनशिप जरूर है। और तो जो उसके पास तोशी एंशिएंट जेड है उसे गू क्लैन ऑब्टेन करना चाहता था। पहले मास्टर याओ लाओ ने भी जियान को रिमाइंड किया था कि इसके बारे में एक भी शब्द लीक नहीं होना चाहिए, वरना जियान एक घातक से डिजास्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इस पॉइंट की वजह से अगर जियान गू क्लैन से कांटेक्ट करना चाहता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ और सेफ्टी को लेकर काफी केयरफुल रहना होगा। जियान के साइड में बैठी जूनर का एक्सप्रेशन ग्रेव होता है। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, जिस लेवल की तुमने हॉल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ को देखा है उसकी स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें इस वजह से बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है। मिस्टर याओ लाओ और अंकल शाओ को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। जूनर को ये डर होता है कि क्योंकि जियान के पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई है तो वो रेकलेस बिहेव करते हुए मिस्टर याओ लाओ को रेस्क्यू करने के लिए जाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर करे जाने के चांसेस काफी हाई है। आफ्टर ऑल हॉल ऑफ सोल का टारगेट भी वो तोशी एंशिएंट जेड ही है। जियान का एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क और सोलम था। पिछली बैटल में जियान की पूरी स्ट्रेंथ रिवील हो चुकी है और जिस तरीके से हॉल ऑफ सोल के इन्फॉर्मेशन चैनल्स थे, बहुत जल्दी सारी डिटेल्स उन्हें मालूम पड़ जाएंगी। अगर वो अपनी टोली को लेकर मास्टर याओ लाओ को रेस्क्यू करने के लिए जाता है तो वो सिर्फ उन्हें रेस्क्यू करने में फेल नहीं होगा, बल्कि जियान के पूरे ग्रुप के ऊपर भी बड़ा खतरा आ सकता है। जियान की फिस्ट टाइट हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है। हर एक एक्स्ट्रा दिन मास्टर याओ लाओ हॉल ऑफ सोल के अंदर बिताते हैं, उनकी सफरिंग और भी बढ़ती जा रही है। इस बारे में सोच के जियान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को कोई चाकू से चीर रहा हो। जियान के एक्सप्रेशन को देख के जूनर भी साय करती है। अब वो भी कुछ आगे नहीं बोलती क्योंकि जूनर शांत हो गई थी। तो ये पूरा हॉल चला जाता है साइलेंस मोड में। एक मोमेंट के बाद जियान फाइनली गहरी सांस छोड़ता है। वो डीप आवाज में कहता है कि मैं
हाल फिलहाल हॉल ऑफ सोल नहीं जाऊंगा। जियान के वर्ड्स को सुन के जूनर थोड़ी रिलीफ फील कर रही थी। वो कहती है बिग ब्रदर जियान आप बिल्कुल चिंता मत करो, मिस्टर याओचेन कोई नॉर्मल दोजोन नहीं है। हॉल ऑफ सोल वाले उनकी जान इतनी आसानी से नहीं लेंगे। जैसे ही मैं वापस जाती हूँ मैं अपने गूगलन की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मिस्टर याओचेन की लोकेशन के बारे में पता लगाऊंगी। अगर मुझे कोई भी खबर मिलती है तो उसे आप तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई बहुत जल्दी आएगा। जियान हल्के से नोट करता है। अगर ये मास्टर यालाओ को रेस्क्यू करने का सही टाइम नहीं है तो फिर समय आ गया है कि वो पिल टावर की पिल गैदरिंग के लिए प्रिपेयर करे। अगर उसे 3000 बर्निंग फ्लेम मिल जाती है तो उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली खतरनाक तरीके से राइज करेगी। उस समय वो बिंग ही के लेवल के एक्सपर्ट से फाइट कर पाएगा। एक बार ऐसा हो जाता है तो वो चुपचाप से हेल्पर्स को इकट्ठा करेगा, जिसके बाद एक ही अटेम्प्ट में मास्टर यालाओ को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब जहाँ तक बात रही उसके फादर शाओजेन की, अपने फादर के बारे में सोच के उसकी आंखें थोड़ी डिम हो गई थी। जब से शाओजेन डिसअपीयर हुए थे जियान को उनकी कोई भी खबर नहीं मिली। अगर तोशी एंशिएंट जेड की लाइट ग्लो नहीं कर रही होती तो फिर जियान को ऐसा लगने वाला था जैसे शाओजान को हॉल ऑफ सोल ने किल कर दिया है। जियान अपनी स्टोरी रिंग को रब करता है। उसकी आंखों में अचानक से एक डेंस एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। वो कहता है परहैप्स मुझे चिंघाई के मुंह से फादर से रिलेटेड कोई न्यूज मिल सकती है। आखिरकार ये चिंघाई हॉल ऑफ सोल का ऑनरेबल एल्डर है। चिंघाई को हॉल ऑफ सोल के कई मैटर्स के बारे में अच्छे से पता होगा। उसकी आंखें फ्लिकर होती हैं और जियान कहता है रिगार्डलेस मास्टर यालाओ या फिर फादर को रेस्क्यू करने की बात हो, इस सब की प्री कंडीशन है कि मेरे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इस वजह से ये 3000 बर्निंग फ्लेम मुझे ऑब्टेन करनी है। जियान के इसी रिजॉल्व के साथ हमारा एपिसोड भी यहाँ क्लोज पे आता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे एंशिएंट जेड की मिस्ट्री के बारे में और फिर जियान और जूनर के बीच में कुछ सीन्स क्रिएट होंगे। आई गेस तुम लोग इस चीज को समझ गए होगे। एंड में आखिर जियान रिजॉल्व करेगा डीमन पॉइजन स्पॉट को। डीमन पॉइजन स्पॉट को रिजॉल्व करने का मतलब है कि जियान की स्ट्रेंथ राइज होने वाली है। ऑफ कोर्स क्या और कैसे होने वाला है ये हमें आगे एपिसोड्स बताएंगे। अगर तुम उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर चाहते हो कि तुम्हें रिलीज टाइम से पहले एपिसोड्स देखने को मिल जाए तो फिर मेंबरशिप को ज्वाइन करने के ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं। ज्वाइन बटन आपको चैनल के होम पेज पे सब्सक्राइब बटन के साइड में मिल जाएगा। चेकआउट जरूर करना। खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। और तुम नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी जरूर लिखना। अगर सब्र नहीं किया जा रहा है और नेक्स्ट एपिसोड आज ही देखना है तो फिर लाइक टारगेट है 7500 लाइक्स का। इसके कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या तुम इसे कंप्लीट कर पाते हो। अगर इस वीडियो का अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से देख लो। आप ऐसा लेफ्ट में क्लिक करके कर सकते हो। भाई वो एपिसोड सच में बहुत बोकाल था। उसमें हमने देखी थी जूनर की स्ट्रेंथ। राइट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट। तो फिर फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।